हो गई बातें इधर की, अब करते हैं सीसेट की बात। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुमन कुमारी, नीतीश, मंजू, सभी को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, बिल्कुल बेबी स्टेप्स से बात करते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी काम को हम जब करते हैं ना तो बेबी स्टेप से करना चाहिए, और खासकर ऐसा इंपॉर्टेंट काम यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसा काम जब भी कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, तो बिल्कुल किसी भी स्टेप को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब इतना रिस्क लेने की, है ना जरूरत करनी चाहिए ना कोशिश करनी चाहिए, है ना। जरूरत मतलब सोचना और कोशिश मतलब करना, दोनों ना करें, रिस्क लेना ही नहीं है ना। एग्जामिनेशन में रिस्क नहीं लेना। हाँ, एक रिस्क वो है कि एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना, वो रिस्क तो लेना है, वो बड़ा रिस्क है ना। पर एक्सपेरिमेंट वाला कि यार इसको छोड़ के देख लेते हैं, है ना, चलो इस बार साइंस टेक नहीं प्रिपेयर करते हैं, है ना, साइंस टेक से वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, बाकी के एरियाज कर लूंगा, मेरा हो जाएगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें, इस तरह का रिस्क ना लें। एग्जामिनेशन देने का रिस्क लो, क्योंकि उस रिस्क में इश्क है, बाकी रिस्कों में इश्क नहीं है। कि चलो इस बार एनवायरमेंट के करंट अफेयर छोड़ देते हैं। काफी सारे लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि भैया पॉलिटी में तो सिर्फ स्टैटिक से क्वेश्चन आता है, तो पॉलिटी के जो करंट रिलेटेड एस्पेक्ट है उनको छोड़ देते हैं। ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको सारे पोर्शंस को कवर करना है, प्रिपरेशन करें मतलब कॉम्प्रिहेंसिव करें। वैसे अगर मैं पूरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूं, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और उन एग्जाम्स में जितने हिस्से होते हैं, मतलब जैसे प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1, फिर प्रीलिम्स में सी सेट, मेंस में आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, फिर मेंस में आपके कंपलसरी पेपर्स हैं, एसए का पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, और फिर जाकर लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट। इस पूरे साइकिल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए आपको सबसे आसान क्या लगता है, तो कई सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सीसेट शायद सबसे आसान लगता है। कई सारे बच्चे इस बात से डिसएग्री भी करेंगे। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस का मतलब है जो हजारे बच्चों मेरे साथ पढ़ चुके हैं, मेरे साथ तैयारी कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़कर क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरे गाइडेंस में पढ़कर क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी का एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इस बात को बताऊं आपको कि सबसे आसान अगर कोई पोर्शन है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर सबसे आसान कोई पोर्शन है पूरे एग्जामिनेशन में तो वो सीसेट है। अब सर सीसेट अगर सबसे आसान है तो फिर यहाँ क्यों गाड़ी अटक जाती है ना, यहाँ क्यों गाड़ी अटक जाती है? तो हम साधारण रूप से एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अगर कोई चीज आसान है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घरों में हमारी मदर्स होती है ना, इजीली अवेलेबल है ना, इजीली अवेलेबल है, आपका कुछ भी काम होगा मॉम इज ऑलवेज अवेलेबल। तो हम कई बार क्या करते हैं, जो चीजें हमारे पास इजी एरियाज हो जहां पर हम इजी स्कोर कर सकते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना, या हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर सीसेट का पेपर जाता है तो वो नेग्लिजेंस के चक्कर में जाता है, अगर सीसेट का पेपर जाता है तो वो इग्नोरेंस के चक्कर में जाता है। आप अपने घर में मदर की वैल्यू नहीं पहचान पाते, है ना, मदर की वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते आप। क्यों? क्योंकि इजी अवेलेबल है मॉम, तो है ना, हमेशा अवेलेबल है, अरे बस ठीक है। आपको जब जब जरूरत पड़ी आपने काम बोला, आपका काम हुआ भी, बट यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू, है ना। सीसेट के साथ भी यही हाल है, इसकी वैल्यू को आप और हम समझ नहीं पा रहे, है ना। चलो, तो खैर सबसे पहली बात तो यह है कि क्रैक किया जा सकता है प्रीलिम्स में। सीसेट इज नॉट अ हर्डल, है ना, सीसेट को हर्डल माने ही नहीं, सीसेट को बिल्कुल हर्डल नहीं माने। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आज कोल्ड हो गया मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीच बीच में मैं रुकूंगा, तो फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना। पर सेशन को बहुत इफेक्टिवली हम लोग डील करेंगे, डू नॉट वरी। तो सर फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, सीसेट की प्रिपरेशन, अब आप इस स्टेज में आ गए हैं, जो बच्चे खासकर 2021 का पेपर देने वाले हैं, तो आप इस स्टेज में आ गए कि आपको सीसेट के बारे में सोचना चाहिए। तो जब भी आप सीसेट के बारे में सोचें और प्लान करें, तो सबसे पहला काम जो आपको सीसेट की तैयारी के लिए करना चाहिए, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप, है ना, एंड दिस इज essential, this is a must to do step, you cannot skip this step, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है, इस स्टेप को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए, 2013 के बाद के किसी भी वर्ष के, है ना, 2013 के बाद के किसी भी वर्ष के सीसेट का पेपर उठाइए, और पॉसिबल हो तो 2015 या उसके बाद का उठाइए, क्योंकि 2015 से सीसेट क्वालिफाइंग हुआ है,
तो थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में यूपीएससी ने चेंज किया है ना। 2015 में सीसेट जो है क्वालिफाइंग हो गया, उससे पहले सीसेट जो है क्या था, कंपलसरी था, उसके भी मार्क्स जुड़ते थे। 2015 के बाद से नहीं जुड़ते हैं, आपको पता ही है, तो सिर्फ क्वालिफाई करना है उस पेपर में। तो सबसे पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठिए, प्रेफरेबली 15 से 20 के बीच का कोई क्वेश्चन, अगर 13 या 14 का है तो भी चलेगा। एक बार टेस्ट लीजिए, है ना, एक बार टेस्ट लीजिए, अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए बिना किसी प्रिपरेशन के, बिल्कुल रॉ वर्जिन, है ना, बिल्कुल रॉ। एक बार टेस्ट लीजिए अपना खुद का, अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। वंस यू कैलकुलेट योर मार्क्स, है ना, आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक, सबसे पहली चीज आपको क्या पता चलेगी, एक तो पैटर्न पता चलेगा, कितने मार्क्स आएंगे उसकी डिस्कशन करेंगे, है ना, कितने मार्क्स आएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहली बात यह है कि जब आपने टेस्ट लिया, तो आपको दो चीजें पता चलेगी, है ना। टेक अ टेस्ट। इस टेस्ट के बाद आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक कि पैटर्न क्या है सिलेबस का, है ना, एक पैटर्न और एक आपका लेवल, है ना। पेपर का लेवल तो पता चलेगा ही, पर पेपर के लेवल को पता लगाने के लिए सिर्फ टेस्ट दिया नहीं था, टेस्ट दिया था अपने लेवल को आंकने के लिए। तो अपने लेवल को आंक कर आपको क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहला, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। तो शुरुआत में पहले दोनों पेपर, प्रीलिम्स से दो पेपर होते हैं, पहला GS1 और दूसरा सीसेट। दोनों पेपर होते हैं 2 घंटे के, ठीक है। पहले दोनों पेपर 100 क्वेश्चंस के होते थे, ठीक है। पर अब ये सीसेट वाला पेपर जो होता है ये 80 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस पर मार्क्स जो है वो पहले 100 क्वेश्चन के लिए भी 200 मार्क्स थे, अभी 80 क्वेश्चंस के लिए भी 200 मार्क्स ही रखे गए हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स का ये पेपर। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, निगेटिव एस्पेक्ट भी है। अब आप पूछेंगे सर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसके अब आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। पर क्वेश्चन कितना मार्क्स हो गया बताओ मुझे, सीसेट का पेपर देना है सभी को, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, जल्दी बताओ, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है इसका। पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ये डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव ये है कि पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और टोटल आपको कितना स्कोर करना है, 33%, है ना। टोटल आपको सिक्योर करना है 33%। 33% मतलब 66 मार्क्स, 66 मार्क्स मतलब कम क्वेश्चन सॉल्व करके आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना। मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव क्या है, मार्क्स पर क्वेश्चन, है ना, इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव है। एक क्वेश्चन में अब आपको ज्यादा नंबर आ रहे हैं। पर इसी का निगेटिव भी है। निगेटिव क्या है, व्हाट इज निगेटिव हियर, निगेटिव क्या है, निगेटिव ये है साहब कि अब मार्क्स अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे, सही करने पे ज्यादा मिल रहे हैं, तो गलत करने पे अब ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं। मतलब पर क्वेश्चन एक मिस्टेक पे अब आपके जो मार्क्स लूज हो रहे हैं, द मार्क्स दैट यू विल बी लूजिंग इज आल्सो मोर। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अरे क्वालिफाइंग ही तो है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता देखा है मैंने पिछले 2-3 सालों में कि GS1 क्वालिफाई हो गया, सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों, सीसेट को सोचा अरे क्वालिफाइंग तो है, नहीं आता है, श्योर नहीं है आंसर में, फिर भी लगाए जा रहे हैं। ये एक गलत अप्रोच है। क्यों क्यों क्योंकि सर जीएस में आपके जितने नंबर कटते एक क्वेश्चन गलत होने पे, क्योंकि नंबर तो 1/3 कटने हैं, है ना, 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और आपने कई सारे क्वेश्चन लगाए तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा नंबर कटेंगे, है ना। तो निगेटिव ये है कि यू लूज आउट मोर, ज्यादा नुकसान है सर, गलत होने पे ज्यादा नुकसान है आपका, है ना। सही हो गया तो बहुत बल्ले बल्ले है, गलत होने पे ज्यादा नुकसान है। इसका कंक्लूजन क्या है साहब, इसका कंक्लूजन ये है कि नो ब्लाइंड गेसेस, ठीक है, कोई ब्लाइंड गेस ना खेले, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो, ब्लाइंड गेस इज अ स्ट्रिक्ट नो इन सीसेट एग्जामिनेशन।
किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पर मैथ्स हो, किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पे कॉम्प्रीहेंशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पे लॉजिकल रीजनिंग हो, किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन हो, ब्लाइंड गेस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते और यही गलती कर जाते हैं, और उनको लगता है कि हमारा पेपर इसलिए गया क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से। नहीं, आपका पेपर इसलिए गया क्योंकि आपने पेपर को समझा नहीं। ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं, है ना। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक, ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ये गलती नहीं करोगे, पक्का प्रॉमिस। आज ये गांड बांध लेते हैं कि सर सीसेट का पेपर जब भी देंगे विल नॉट मार्क इट ब्लाइंडली। डन, प्रॉमिस, गिव मी अ थम्स अप जल्दी से। इफ यू आर रेडी टू कमिट दिस, गिव मी अ थम्स अप। आगे की बात करते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा कि एक टेस्ट लेकर देखें, है ना, खुद का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर देखें। अब टेस्ट के बाद, है ना, वंस यू हैव टेकन द टेस्ट, वंस यू हैव टेकन द टेस्ट, टेस्ट अपना ले लिया, फिर मार्क्स कैलकुलेट करें। अगर अगर आप 100 से कम स्कोर कर रहे हैं, है ना, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 100, तब आपको काफी काम करने की जरूरत है, ठीक है। लगभग लगभग आपको 2 से 3 घंटे, है ना, आने वाले 5 से 6 महीने में काम करने की जरूरत है। ये आइडियल सिचुएशन है, मैं अभी सबका काट भी बताऊंगा आपको, है ना, ये मैं अभी आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, अभी मैं फिर इसका काट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। होता है ना हमारे घर में इंडियंस, यू नो इंडियंस कैसे होते हैं कि वैसे तो तरीके से ऐसा होना चाहिए था, जब हमारे यहाँ कुछ रीति रिवाज की बात आएगी, शादी विवाह की बात आएगी, तो तरीके से ऐसा होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मांगलिक गर्ल्स, है ना, कि मांगलिक है, शादी नहीं हो सकती, हस्बैंड मर जाएगा। पर हाँ, एक सॉल्यूशन है, अगर पहले पीपल के पेड़ से शादी कर ले तो फिर हस्बैंड की लाइफ लंबी हो जाएगा। वहां गजब लॉजिक है भाई साहब, गजब लॉजिक है ना। तो आप चिंता ना करें, मैं आपको कुछ लॉजिकल कार्ड बताऊंगा। कायदे से ये होना चाहिए कि अगर आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं अभी प्रैक्टिस टेस्ट में, है ना, प्रैक्टिस लिया आपने, 100 से कम मार्क्स आए, तो आपको 5 से 6 महीने 2 से 3 घंटे का समय लगाना चाहिए कायदे से। पर टेंशन ना करें, बाबा नंदन आपके साथ हैं, काट बताएंगे आपको, ठीक है। और अगर आपका स्कोर लगभग 100 से 130 के बीच में है, अब आप बोलेंगे सर 100 आ रहे हैं फिर भी आप कह रहे हो कि 100 से कम आया है। अब मान लीजिए मेरा स्कोर 90 आया फिर भी मुझे पढ़ने की जरूरत है कि जी हाँ है, जी हाँ है। आज जिस टाइम आप पेपर लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर, अगर उसमें 90 आया है तो कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन 66 आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है साहब, है ना। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये मत सोचना कि यहाँ तो मुझे 66 लाने हैं, सर 100 तक बोल रहे हैं कि नहीं, मेहनत करने की जरूरत है नहीं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट, सी सेट के पेपर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। नेग्लिजेंस ही सबसे बड़ा दुश्मन है सी सेट के पेपर में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर 100 से 130 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तब आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज में वीक होंगे और आपको उन एरियाज को सुधारने की जरूरत है। या ऐसा हो सकता है अगर इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी, है ना, आपकी स्पीड कम हो सकती है। पर अगर 100 से 130 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो मेरा बहुत ज्यादा डाउट आपकी एक्यूरेसी पे नहीं होगा, है ना, मतलब आपकी एबिलिटी पे बहुत ज्यादा डाउट नहीं करूंगा मैं। बट हाँ, डाउट मुझे कहां होगा, डाउट होगा, अच्छा ये वाला जब आप टेस्ट लेना तो टाइम बाउंड मैनर में नहीं करें, आराम से करें, है ना। मतलब अगर 2 घंटे का टाइम मिलता है आप 2.5 घंटे में करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। 2.5 घंटे के में टेस्ट में 2.5 घंटे में टेस्ट दे। और फिर ये कह रहा हूं मैं आपसे, मैं नहीं कह रहा कि 2 ही घंटे में दो, ठीक है। तो अगर 130 तक मार्क्स आए हैं, मतलब कुछ एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, है ना। यू नीड टू आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज एंड देन वर्क अपॉन दोज एरियाज, है ना। ओवरऑल आपका सिचुएशन ठीक है, बट कुछ एरियाज हैं और स्पीड, दो चीजों पर आपको फोकस करना है। अगर आपका स्कोर 130 से 50 के बीच में है ना, तब हो सकता है कि आप किसी एक छोटे मोटे से एरियाज में थोड़े बहुत कुछ बहुत दिक्कत लग रही होगी आपको। ऐसे सिचुएशन में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 2 से 3 महीनों में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगर 150 से ज्यादा मार्क्स आई है ना, तो मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। 150 से ज्यादा मार्क्स है तो मैं आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर सी सेट का पेपर साइड रख दो, एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा बहुत देख लेना, कैसे देखना है वो भी बात करेंगे, है ना। 150 से ज्यादा नंबर में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए सर, अगर लड़का भी मांग ली गए अरे गजब, बहुत डीप में चले गए तुम लोग। तो 3 चीजें मेनली
आपकी परफॉर्मेंस को, सीसेट में आपकी परफॉर्मेंस को 3 चीजें डिटरमाइन करेंगी। एक कि प्रैक्टिस आपने कितनी की, सफिशिएंट प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहां पे भी मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, और उसको भी आपको टाइम बाउंड मैनर में करना है, तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, मतलब एक्यूरेसी भी मैटर करेगा, ठीक है। और तीसरा फैक्टर है स्पीड। जनरल स्टडीज के पेपर में, GS1 के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, पर साधारणतः एक एवरेज स्टूडेंट है ना, भले ही वो फेल क्यों ना कर रहा हो, पर फिर भी वो भी लगभग 1.5 घंटे के आसपास में पेपर सॉल्व कर लेता है ना। इवन अ एवरेज स्टूडेंट, इवन इफ ही इज फेलिंग, ही विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे लग जाए, 5 मिनट से ज्यादा तो नीचे। कोई बहुत वेल रेड स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांग बेस है, बहुत प्रैक्टिस किया है उसने GS1 का, तो हो सकता है उसको 1 घंटे 20 मिनट के आसपास लगेंगे, है ना। पर ये बात सीसेट में उल्टी हो जाती है। जीएस में आपको टाइम बचता है, सीसेट में जनरली टाइम की कमी हो जाती है। टाइम की कमी होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है, स्पीड एक चैलेंज जो है वो इसलिए बन गया है, स्पीड एक चैलेंज जो है वो इसलिए बन गया है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशंस, है ना, कॉम्प्रीहेंशंस जो आजकल यूपीएससी दे रही है उसकी नंबर्स भी ज्यादा है और उसकी लेंथ भी ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है यूपीएससी, कुछ छोटे भी दे रहा है, कुछ लंबे भी दे रहा है, पर जो लंबे कॉम्प्रिहेंशन है और टोटल अगर आप काउंटिंग करोगे तो संख्या, तो फिर कॉम्प्रिहेंशन यहां पर चिंता बन जाती है। एक्यूरेसी साधारणतः ऑन एन एवरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आती। एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आता क्योंकि यूपीएससी खुद कहता है, जहां पर यूपीएससी सिलेबस मेंशन करता है वहां पे यूपीएससी खुद कहता है व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, तो यूपीएससी राइट्स वी आर एक्सपेक्टिंग एलिमेंट्री नॉलेज, है ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एलिमेंट्री नॉलेज, एलिमेंट्री लेवल का मतलब क्लास 10th लेवल का, है ना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, क्लास 10th के लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्लास 10th के लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, बस। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती, है ना, पर 2 घंटे में सॉल्व करना है, ये बड़ा चैलेंज हो जाता है। और खासकर अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये और ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो 3 फैक्टर है, इन तीनों पर वर्क करना है हमें, है ना, इन तीनों फैक्टर्स पर वर्क करना है हमें, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? सीसेट का सीरीज मैं यूट्यूब पर शुरू करूंगा क्या? रुक जाओ, पहले जो बातें आपको स्ट्रेटेजी संबंधित जाननी है वो तो सुन लीजिए, फिर सीसेट के सीरीज की भी बात कर लेंगे। चिंतित क्यों हो रहे हैं आप, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सर अगर किताब लेनी हो, है ना, क्योंकि किसी किताब के माध्यम से तैयारी करेंगे, तो कौन से किताब के माध्यम से तैयारी करेंगे? 150 से ज्यादा जिन बच्चों का आ रहा हो टेस्ट में, है ना, उनको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जो आपके सीसेट के पेपर हैं उसको 1-2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, किसी किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनका 150 नहीं आ रहा उनके लिए ये किताबें हैं, ये देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले जीएस मैनुअल आता है एक टीएमएच का, इसको ले सकते हैं आप, है ना। जीएस मैनुअल जो टीएमएच का है वो ले सकते हैं आप। कंसाइज सीसेट की एक किताब आती है मधुकर भगत की, टीएमएच पब्लिकेशन अगेन, तो ये ले सकते हैं आप। एक अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है ना, क्रैकिंग सीसेट पेपर 2, इससे भी काम चला सकता है। और एक नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर की किताब है, इससे आप वर्ड पावर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया भैया स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, ये क्या है? स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन। अब कई सारे बच्चों को ये तो ठीक है, पर इसके अलावा कुछ एक अलग अप्रोच चाहिए, है ना, यू नीड अ डिफरेंट अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोच, और खासकर क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूं जैसे जो बच्चा यूपीएससी दे रहा है उसको बीपीएससी का भी एग्जाम देना चाहिए, उसको यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देना चाहिए, उसको आपके राजस्थान का, जिस भी स्टेट का है वो, है ना, जिस भी स्टेट का है उस स्टेट का पीसीएस जरूर देना चाहिए। कुछ स्टेट के एग्जामिनेशंस में बेसिक मैथ्स भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी कल बीपीएससी का पेपर होने वाला है, वहां पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, हालांकि काफी कम क्वेश्चंस होते हैं पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ्स थोड़ी बहुत आती हो तो कोई दिक्कत नहीं, आनी चाहिए, है ना। मैथ्स में अगर आप कमजोर हैं तो थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आनी चाहिए, थोड़ा बहुत काम इस पर कर ले, है ना। इससे संकोच बिल्कुल ना करें, इससे संकोच बिल्कुल ना करें, काम आएगा आपको, काम आएगा, सीसेट में भी काम आएगा, स्टेट सर्विसेज वगैरह के एग्जाम देंगे तो कईयों में नहीं है, कई में है, तो अपने सिलेबस देख ले, अपना स्टेट का सिलेबस देख ले, उसके हिसाब से तैयारी
मैथ्स पर भी फोकस करें, मैथ को कंप्लीटली इग्नोर ना करें। पर मैथ्स में करना क्या है, देखो या तो आपका इनसे काम चल सकता है, अगर इनसे काम नहीं चल रहा या आपको ये किताब थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन, एक बहुत सिक्योर ऑप्शन ये है ना, जो मेरा अप्रोच है, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ना, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। अब पंडित जी वाला अप्रोच क्या है, पंडित जी वाला अप्रोच जो है वो सॉलिड अप्रोच है। सॉलिड अप्रोच क्या हो सकता है कि एक आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब आती है, सभी लोग फैमिलियर होंगे इस किताब से, क्वांट की, है ना। तो आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब से जो बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर है, सारे चैप्टर नहीं, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब से करें। पूरा नहीं करना है, डू नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, बिल्कुल नहीं। कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर चुन लें, या आप क्लास 10th की किताब निकाल लें, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के बाकी के जो चैप्टर्स हो क्लास 10th की किताब में, वही सारे चैप्टर्स जो हैं आप यहां से कर लें क्लास 9-10 में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा छोड़ के, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको मेंसुरेशन वगैरह से रिलेटेड चैप्टर्स करने हैं, है ना। मेनली मेंसुरेशन वाले चैप्टर पे फोकस कीजिएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस पे फोकस कीजिएगा, इस तरह के एरियाज पर आपको फोकस करना है, बाकी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक अप्रोच ये हो सकता है आपका, मेरा वाला अप्रोच। मेरे वाले अप्रोच में आप पूछेंगे सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, मेरे वाले अप्रोच में ये मैथ्स की तैयारी करने के लिए हो गया। मेरे वाले अप्रोच में इंग्लिश की तैयारी अगर आपको करनी है तो इंग्लिश की तैयारी करने का जो बेस्ट अप्रोच है, वैसे ये किताबें बुरी नहीं, आप ले सकते हैं, ये किताबें बुरी नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहें तो देसी उपाय, है ना, देसी जुगाड़। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ी तबियत खराब लग रही है, जुकाम लग रही है, बट आप मतलब कुछ स्टैंडर्ड दवाई नहीं लेना चाहते हैं जो इंग्लिश मेडिसिन आती है, तो वो जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, हल्दी दूध वाला नुस्खा, ये है वो, है ना, ये है वो हल्दी दूध वाला नुस्खा। वैसे आपको पता ही होगा सॉलिड यही होता है। चलिए, एक ये इंग्लिश की तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश की तैयारी के लिए इंडियन एक्सप्रेस में एक सेक्शन आता है एक्सप्लेन्ड। इंडियन एक्सप्रेस में एक सेक्शन आता है एक्सप्लेन्ड, इसको पढ़िए रोज, है ना। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड अपने मोबाइल में, इंडियन एक्सप्रेस का टेलीग्राम पे इंडियन एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड कर लो, मतलब आई मीन टेलीग्राम पे इंडियन एक्सप्रेस का चैनल ज्वाइन कर लो। एक्सप्लेन्ड का अलग से चैनल भी है ना, एक्सप्लेन्ड का अलग से चैनल है, तो एक्सप्लेन्ड के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप रोज, अगर मोबाइल पे ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि रोज कम से कम मिनिमम दो तो आ ही जाते हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, तो उनको पढ़ें आप डेली बेसिस पे। आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी और आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो एक पंथ दुई काज, है ना, एक पंथ दुई काज, की नॉलेज भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका दूसरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपका करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो रहा है। इंग्लिश प्रिपेयर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ये पढ़ते पढ़ते असुविधा महसूस हो, हिंदू ना पढ़ें, जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है हिंदू ना पढ़ें, ये पढ़ना शुरू करें, 6-7 महीने ये पढ़ लें, फिर हिंदू पे शिफ्ट हो, ठीक है। आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप रोज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड के 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर यहां पर दिक्कत लग रही है कि नहीं भैया, अगर मैं बोलने की तो खैर कोई गिनती ही नहीं है, बट अगर मैं बोलने की कोशिश करता हूं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना। आंसर राइटिंग कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, इनडायरेक्ट बेनिफिट है, आंसर राइटिंग से भी इनडायरेक्ट बेनिफिट है इससे, है ना। और आंसर राइटिंग का अपना बेनिफिट जो है वो तो मिलेगा ही, तो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आ रही है तो गूगल पे जाइए, कुछ मत करिए, कॉमन एरर्स के एक्सरसाइज ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ लीजिए? कॉमन एरर के एक्सरसाइज, कॉमन एरर्स, है ना। किसी भी इंग्लिश ग्रामर की किताब उठाएंगे, कोई अच्छी किताब, तो उसमें भी ये सेक्शन होता है ना। कोई अच्छी किताब उठाएंगे उसमें भी ये सेक्शन मिल जाएगा आपको, कॉमन एरर्स की अलग से किताब भी मिल जाएगी, या इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे कॉमन एरर्स तो आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिस करने का मटेरियल मिल जाएगा। ये सॉल्व कर लें और ये पढ़ लें तो आपको इंग्लिश की इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली चैप्टर ना पढ़ें कि टेंस क्या है ना, फर्स्ट स्पीच सेकंड स्पीच क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, उनके चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। आप सीधा कॉमन एरर सॉल्व करें और ये करें, है ना, आपका काम इसी में हो जाएगा और किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बी श्योर अबाउट दिस। कॉमन एरर सॉल्व करेंगे तो अगर किसी स्टेट सर्विस में भी थोड़े बहुत इंग्लिश के प्रश्न आते हैं
तो ये भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, है ना, ये भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड अप्रोच हो सकता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन की जहां तक बात है, तो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मेड इजी पब्लिकेशन की किताब आती है रीजनिंग की और डाटा इंटरप्रिटेशन की, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन बाय मेड इजी, है ना, रीजनिंग एंड डीआई बाय मेड इजी पब्लिकेशन। ठीक है, तो वो कर लीजिए आप, बहुत सॉलिड अप्रोच ये हो सकता है ना, बिल्कुल सुदृढ़ बेस मजबूत हो जाएगा आपका और सी सेट से कभी डर नहीं लगेगा। हाँ, इसमें ये प्रश्न जरूर है कि भैया इसको कितना करें, तो इसको पूरा करने की कोशिश नहीं करें, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन मेड इजी पब्लिकेशन अच्छा सोर्स है, ये भी कर सकते हैं। बाकी इंडियन एक्सप्रेस जो सोर्स है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आर.एस. अग्रवाल की किताब हिंदी में भी मिल जाती है। ठीक है सर, पंजाब पीसीएस का पेपर है एंड सी सेट का नंबर काउंट होगा, व्हाट टू डू, एग्जाम ऑन 13 Feb, इवन फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सी सेट नहीं हुआ था इन 2020। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये वाली किताब ले लीजिए, है ना, रीजनिंग एंड डीआई फ्रॉम मेड इजी पब्लिकेशन, और साथ में थोड़ा आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में वीक है, आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब ले लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, इसके थोड़े एक्सरसाइजेस कीजिए, इसमें सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत हेल्पफुल है, आपके बेसिक को थोड़ा सही कर देगा। दिस इज वेरी मच यूजफुल, यू शुड ट्राई दिस बुक, है ना। ट्राई नहीं करना है मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राई करने का तो काम है ही नहीं, मैंने आपको बोला रिस्क नहीं लेना है, तो हर ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों को लीजिए। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय आप ये ना करें कि कुछ तीसरा चीज पिक कर लिया हमने, कोई तीसरा सोर्स, है ना, कहीं पे सुना था, किसी एक व्यक्ति ने बोला था कि वो भी पढ़ सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं, उसी चीज को पिक करें जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। टाइम लिमिटेड है, एक्ट वाइजली, है ना, टाइम लिमिटेड है, एक्ट वाइजली। अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में रहेंगे कि इस टीचर से पढ़ सकते हैं, इस कोचिंग में पढ़ सकते हैं, ये वाला भी किताब ठीक हो सकता है, नया आया है, अच्छा हो सकता है, अरे भैया किसने बोला हर नई चीज को टेस्ट करने, किसने बोला, किसी डॉक्टर ने बोला, नहीं बोला, नहीं करना है भाई, नहीं करना है, नहीं करना है ना, डू नॉट डू दिस। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब सर हमारे जो सेक्शंस हैं, इनको सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखें। जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है और जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है और जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग एंड डीआई, इनको सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखें, है ना, व्हाट थिंग्स should be taken care of while solving questions from these 3 segments, है ना। इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस बात का ध्यान रखें, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस बात का ध्यान रखें। इंग्लिश में जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, है ना, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो अंडरलाइन करना ना भूलें, अंडरलाइन करना ना भूलें, ऑलवेज अंडरलाइन, है ना, अंडरलाइन जरूर से जरूर करना है आपको, है ना, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन जरूर से जरूर करें जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्वेश्चन में क्या है ना। या एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकता है, पर वो स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी रीडिंग फास्ट है। अगर आपकी रीडिंग फास्ट है तो आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना, कि क्वेश्चन क्या पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन से, फिर आप कहाँ पे आइए, फिर आप उस कॉम्प्रिहेंशन पे आइए। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन पे ही आ रहे हैं, तो अंडरलाइन जरूर करें, सो दैट अंडरलाइन करके आपने जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन खत्म किया पढ़ना, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आप आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया ये यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा था, है ना, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, पहला। दूसरा एक यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो आप ऑप्शंस देखेंगे तो कई सारे आपको ऑप्शंस लगेंगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है आजकल, है ना। पिछले कुछ सालों से जब यूपीएससी ने थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया कॉम्प्रिहेंशंस को, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है। ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है, क्या उनमें से कोई एक गलत है? नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों थोड़ा बहुत सही हो। इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, खासकर जब इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं,
पर आपको क्या फिगर आउट करना है, आपको द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फिगर आउट करना है। एंड वाइल कंसिडरिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, खुद का दिमाग मत लगाना कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी सोचा होगा, नहीं, जो लिखा है उसके बेसिस पे इंटरप्रेट कीजिए। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे जितना लिखा है उसी पे दिमाग लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा एज्यूम नहीं करना है कि अच्छा ऐसा सोच के लिखा होगा। नो, डू नॉट एज्यूम, है ना, डू नॉट एज्यूम। तो नो एजम्पशंस, नो एजम्पशंस, नो एजम्पशंस। और दूसरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। ठीक है, सबसे एप्रोप्रिएट जो उसी को सेलेक्ट करें, उसके अलावा किसी पर दिमाग ना लगाए। चलिए सर, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन में मार्क करें या नहीं करें? अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है किसी दो स्टेटमेंट के बीच में, है ना, 50-50 का केस है, अगर 50-50 का केस है, डाउट हो रहा है, तो उसको सर्कल करके रख दीजिए उस क्वेश्चन को। पूरे क्वेश्चंस को काउंट कर लीजिए आपने जितने सॉल्व किए हैं। अगर आपको लगता है अभी और जरूरत है पासिंग मार्क्स के आसपास जाने के लिए, तब आप उसको सॉल्व कर लीजिए। पर 50-50 वाले को कीजिएगा, ब्लाइंड गेस इंग्लिश में भी नहीं करना है ना, या 75-25 वाला केस होगा अगर, तब भी नहीं करना है। ठीक है, 50-50 वाले में आप कर सकते हैं। तब 3 ऑप्शन लग रहे हो कि ये 3 सही हो सकते हैं, तब मत कीजिएगा। ठीक है, 50-50 वाले में कर सकते हैं। मैथ्स में गांठ बांध ले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरा आंसर वो नहीं आ रहा है जो ऑप्शन है ना, कई बार मैंने बच्चों को देखा, सर मेरा ना ऑप्शन अलग आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके आसपास का ये लगा देते हैं। नहीं, नो ब्लाइंड गेस, नेवर एवर, नो ब्लाइंड गेस। सर मैथ्स है, वो मैथ्स है ना, मैथ्स का मतलब है कि ब्लाइंड गेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मैथ्स है। सेम फॉर रीजनिंग, है ना, इन जगहों पर खासकर ये रीजनिंग, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं हमारे, वो ये गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सब्जेक्ट के नेचर को समझिए, है ना, जब भी हमें किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करनी है ना, तो सब्जेक्ट के ब्रेकर, जो सब्जेक्ट का नेचर है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, यशश्री पूछ रही है, यशश्री कुलकर्णी पूछ रही है कि सर अंडरलाइन अगर पूरे कॉम्प्रिहेंशन को कर दिया तो फिर मेरे बताने का क्या फायदा, तुम्हारे प्रिपरेशन करने का क्या फायदा, है ना, ढाक के 3 बात, कहानी वहीं रह जाएगी। चलिए, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में किन बातों का ध्यान दें सर? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान दें कि अननेसेसरी टाइम स्पेंड ना करें, अननेसेसरी टाइम स्पेंड ना करें, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि लोग ईगो पे ले जाते हैं, अरे मेरे से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अरे भाई 10th क्लास के बाद तुमने नहीं पढ़ा होगा, या 12th के बाद नहीं पढ़ा होगा, नहीं सॉल्व हो रहा, पहले भी प्रैक्टिस नहीं किया आपने। ऐसा ना करें, पहले प्रैक्टिस करके जाए फिर सॉल्व करें। और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस पर अटकना नहीं है ना, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो अटकना नहीं है। ठीक है, नो एक्स्ट्रा टाइम, रिमेंबर दिस, नो एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है सवालों को, नहीं तो फिर आप सारे सवाल को देख नहीं पाएंगे, ये दिक्कत रह जाएगी। हाँ, अब अगर ऐसा लगता है आपको कि सारे मैथ में बिल्कुल मतलब, है ना, कालाक्षर भैंस बराबर है आपका, सारे ही क्वेश्चंस में वही हाल होने वाला है, तब आप एक्स्ट्रा टाइम जरूर दे लीजिए, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर सारे ही क्वेश्चन मैथ्स के, है ना, आपका डब्बा गुल है बिल्कुल, तब आराम से एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे और ब्लाइंड गेस ना करें। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा मैथ्स के क्वेश्चन में, कि कभी भी आप, सबसे आसान तरीका मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है कि पहले ऑप्शंस देख लीजिए, है ना, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस आर प्रोबेबल आंसर्स, है ना, ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस आर प्रोबेबल आंसर। क्लास 9-10 में यही तो करते थे, पहले आंसर देखते थे। आर एस अग्रवाल की किताब क्लास 9 में भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की किताब, आर डी शर्मा की किताब, पहले पीछे देखते थे, अच्छा ये आंसर है, हो गया भाई सॉल्व। यहाँ पे भी कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए,
कई बार बच्चे आते हैं सर हमारा तो कुछ अलग आंसर आ रहा था। अबे कैसे अलग आंसर आ रहा था, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए थे क्या? थोड़ा पढ़ के जाओ, पहले ऑप्शंस देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। 2 में कंफ्यूजन हो समझ में आता है, 3 में कंफ्यूजन हो वो भी समझ में आता है, कुछ अलग ही आंसर आ गया, ऐसा कैसे हो गया? कम से कम बेसिक फॉर्मूलाज याद करके जाइएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला मैथ्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, मैथ्स के पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एक 2 पेज में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, खासकर वो लोग जो वीक है ना, पर्टिकुलरली दोज हु आर वीक, है ना, 2 पेज में मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला, मेंसुरेशन के, ठीक है, और आपका स्पीड एंड टाइम वाला जो चैप्टर है ना, एवरेजेस वगैरह से संबंधित, इनके बेसिक फॉर्मूलाज को 1 या 2 पेज में लिख लें, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज। तो राइट इट इन 1 और 2 पेजेस और इसको अपने साथ ले जाएं, इसको अपने साथ ले जाएं। जो फर्स्ट पेपर के बाद और सीसेट के बीच का जो ये लंबा सा ब्रेक होता है ना, जिसमें किसी को समझ में नहीं आता करना क्या है, उसमें इस शीट से रिवाइज कर लीजिए आराम से, ठीक है, उसमें इस शीट से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये काम जरूर कीजिएगा, है ना, डू नॉट मिस दिस, डू नॉट मिस दिस, ठीक है। तो जो भी लोग वीक हों, जो भी लोग वीक हों वो इस काम को जरूर करें, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी मतलब इस तरह के जितने सेक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी का भी सेक्शन, तो फॉर्मूला लिख लीजिए और जब ब्रेक है तब इसको जरूर रिवाइज करें। चलिए, रीजनिंग वैसे मेरा जो ब्रेक होता था ना, मैं मतलब कभी भी सीसेट को टच ही नहीं करता था, तो मैं तो सीसेट के पेपर को रखता ही था कि मतलब उससे पहले कुछ नहीं देखता था, कुछ नहीं, या किसी एक वीकेंड पे एक पेपर सॉल्व कर लिया और फिर फाइनल होके जाता था कि भैया बस जो ब्रेक होगा ना उसी में देखेंगे। फिर ब्रेक में सोचता था, ब्रेक में क्या सोचता हूँ मैं बैठ के, जब इतने दिनों तक नहीं देखा तो अभी 2 घंटे में, क्योंकि थोड़ा टाइम तो खाने में निकल जाता है ना, भूख लगी है भाई, जब इतने दिनों में नहीं देखा तो अभी 1.5-2 घंटे में देख कर क्या हो जाएगा, रहने देते हैं। पर आप ये काम मत करना, आप ये काम मत करना। मुझे पता था कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसीलिए, है ना, उस समय मार्क्स भी जोड़ते थे, मुझे पता था अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसीलिए आप ये काम मत करना, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था केनानी, केनानी वंस स्कोर्ड 197 आउट ऑफ 200। कैन यू इमेजिन 197 आउट ऑफ 200 सीसेट में। वो उसका बेचारे का कभी मेंस नहीं क्लियर होता था, क्यों? जीएस में इतनी नॉलेज थी नहीं, आईआईटीएन था, जीएस में इतनी नॉलेज थी नहीं, आंसर राइटिंग वगैरह उतना प्रॉपर हो नहीं पाता था, सीसेट में नंबर आते थे एकदम मतलब छप्पर फाड़, 197 तो एक तरफ ही ले आया, तो इधर जीएस में कम भी लाता था तो बेड़ा पार, छप्पर फाड़ नंबर लाता था वो लड़का, छप्पर फाड़। खैर, आपको 197 की लड़ाई नहीं करनी, आपको एम करना है कितना, 100, योर एम शुड बी 100, ठीक है। अब आई बात रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चन की। सर रीजनिंग और डीआई को ना, रीजनिंग और डीआई को मैथ्स में अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, थोड़े बहुत फॉर्मूला याद है आपको तो भी काम चलेगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास, प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है सर आपके पास, है ना। तो प्लीज डू प्रैक्टिस रीजनिंग। वैसे भी मतलब थोड़ा इंटेलिजेंस भी आपका बढ़ेगा, तो रीजनिंग को तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, चाहे आपको एग्जाम देना है, नहीं देना है, अभी देना है, अगले साल देना है, रीजनिंग को जरूर प्रैक्टिस करें, है ना। दिस इज रिकमेंडेड, प्रैक्टिस रीजनिंग, है ना, फॉर श्योर, डू नॉट मिस इट, ठीक है। तो ये 3 पेपर को आप इस प्रकार से डील कर सकते हैं, है ना, ये 3 पेपर को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। फैक्ट्री जॉब कह रहे हैं सर सीसेट में नंबर लाकर भी क्या फायदा? अरे मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में सीसेट के नंबर काउंट होते थे, 2015 के बाद से नहीं काउंट हो रहे ना, ठीक है जी। चलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई, तो यहां तक की बात समझ में आ गई तो क्लोजिंग टिप्स दे देते हैं, कुछ क्लोजिंग टिप्स दे देते हैं। क्लोजिंग टिप्स क्या है? सबसे पहला कि एग्जामिनेशन से 3 मंथ्स पहले, एग्जामिनेशन से 3 मंथ्स पहले सीसेट पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स, है ना। अब कितना ध्यान देंगे, है ना, कितना ध्यान देंगे, हाउ मच, ये डिपेंड करता है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, या आपको स्कोर में, जब आपने फर्स्ट टेस्ट लिया तो कितना स्कोर आया, ठीक है। मैंने जो सोर्स बताया अगर आप उनसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल से, और जो हमारा दूसरा क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, कॉमन एरर्स,
और जो मेड इजी पब्लिकेशन की रीजनिंग की किताब है, अगर आप उससे प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, उससे प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे तब तो अच्छा खासा टाइम दीजिए, कम से कम मतलब डेली आप 2 घंटा का समय दीजिए। बहुत ज्यादा बुरे हैं अगर, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन है तो 2 घंटे का समय दीजिए। ठीक ठाक सिचुएशन है अगर आपकी, ऑन एन एवरेज मतलब थोड़ा लग रहा है इधर भी हो सकता है, थोड़ा उधर भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में आप वीक में कम से कम 3 डेज, है ना, 3 डेज अ वीक, 3 डेज अ वीक, है ना, 1.5 आवर्स का टाइम दीजिए। हफ्ते में 3 दिन 1.5 आवर्स के आसपास का टाइम दीजिए। दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू, है ना, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा आपके लिए। ठीक, ये किनके लिए बोल रहा हूं? जिनकी ठीक ठाक सी हालत है कि थोड़ा इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है ना, रिस्की लग रहा है जिनको। और जिनका बिल्कुल डब्बा गुल है वो क्या करेंगे? जिनका बिल्कुल डब्बा गुल है उनको कम से कम 2 घंटे का समय देना है भाई साहब, ठीक है, 2 घंटे का समय देना है लास्ट के 3 महीने में। मैक्सिमम बता रहा हूं, 3 मंथ्स इज मैक्सिमम, 3 मंथ्स इज मैक्सिमम। जिनको लग रहा है कि नहीं मेरी पोजीशन ठीक ठाक है ना, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी पोजीशन ठीक ठाक है, वो 2 मंथ्स में भी ध्यान दे सकते हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं? 2 मंथ्स में भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, 2 मंथ्स। जो कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है कि मेरा होगा ही, है ना, उनके लिए कह रहा हूं, उनको 2 महीने ध्यान देना है। उनको 2 महीने क्या ध्यान देना है? उनको 2 महीने क्या ध्यान देना है? हफ्ते में 2 दिन, एक दिन प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या कोई मॉडल टेस्ट, है ना, 2 मंथ्स वाले 2 डेज, 2 डेज, 1 डे कोई पीवाईक्यू या मॉडल क्वेश्चन पेपर करें, पीवाईक्यू या मॉडल क्वेश्चन पेपर करें और 1 डे सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें या पढ़ें, ठीक है। एक दिन ये, एक दिन ये, जो लग रहा है कि कंफर्टेबल है वो भी ये काम जरूर करें कम से कम, ठीक है। वो टाइम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना रहें, 1 डेढ़ से 2 घंटे जितना भी लगे आराम से कर लीजिए। पेपर सॉल्व करेंगे तो उस दिन 1.5 से 2 घंटे लग ही जाएंगे, जो कंफर्टेबल है उनको, है ना, पर एनालिसिस जरूर करें पेपर सॉल्व करें तो। वीक में 1 दिन समय दे रहे हैं तो अच्छे से समय दीजिएगा, ठीक है, वीक में 1 दिन समय दे रहे हैं तो अच्छे से समय दीजिएगा। जो सोर्सेज मैंने बताया उनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है जी, तो ना अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या चीज करनी है। बट कैसे क्या चीज करनी है तो सारी चीजें खुद से करने में तो दिक्कत होगी, तो उन चीजों में आपको मिलेगी मेरी मदद। जी हाँ, यूट्यूब पे और अनअकैडमी ऐप पे रेगुलर सेशंस मेरे होते रहेंगे और आपको वहां पर मेरे से काफी मदद मिलती रहेगी। अभी जो मेरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार का है। प्रेजेंट शेड्यूल इज समथिंग लाइक दिस कि हम लोग 2 शिफ्ट में मिलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की हमारी टाइमिंग है 7 AM, है ना, 7 AM पे करंट अफेयर्स का मंथन करते हैं, करंट अफेयर्स के एनालिसिस करते हैं। तो जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो बच्चे 21 की तैयारी कर रहे हैं वो अब सिर्फ इस महीने तक करंट अफेयर्स की क्लास देखें या 10 सितंबर तक देखें, उसके बाद छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा एक एमसीक्यू का सेशन होता है, ये चाहे 21 की तैयारी कर रहे हैं या 22-23 की, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसमें जो एमसीक्यूज मैं लेकर आता हूँ वो कंबाइंड होते हैं, मतलब जो जीएस के स्टैटिक और करंट, है ना, दोनों से सरोकार रखते हैं, दोनों से, है ना, लिंकेज हो, ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पे करवाता हूँ। इवनिंग शिफ्ट में आप देखेंगे 7 PM पे मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री करवा रहा हूँ और 8:30 PM पे आपके लिए मैं पॉलिटी सीरीज करवा रहा हूँ। ये पॉलिटी सीरीज अभी शुरू ही हुआ है, आज हम लोग फंडामेंटल राइट इसमें कवर करने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंशिएंट हिस्ट्री अब खत्म होने जा रहा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा, पॉलिटी सीरीज शुरू होगा और भी काफी सारी चीजें, काफी सारे इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। जरूरत है आपको फोकस करके पढ़ने की, बस, है ना, आप फोकस करके पढ़ते रहिए, यहाँ पे आपके लिए काफी सारी चीजें बनी हुई रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 2022 के बच्चे हैं इनके लिए, है ना, 2022 के जो बच्चे हैं इनके लिए थर्सडे से, आने वाले थर्सडे से कुछ नई चीजें मैं शुरू कर रहा हूं, है ना, इनके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जिससे कि उनका एक स्ट्रांग बेस बन जाए, एक मजबूत बेस बन जाए, ऐसी चीज 2022 वाले बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं। कब से? आने वाले थर्सडे से, है ना। तो थर्सडे से आप लोग मेरे साथ 2022 और 23 वाले बच्चे जुड़ सकते हैं।
और बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह के सेशन है, पॉलिटी सेशन है, ये तो अभी शुरू हुआ है, तो आप इसमें तो जोड़ ही सकते हैं। थर्सडे से कुछ और भी है ना आपके फाउंडेशन के लिए शुरू करेंगे यूट्यूब पर या स्पेशल क्लास पर, तो उसकी जानकारी मैं वेंसडे को आपके साथ साझा करूंगा। वेंसडे का इंतजार कीजिए, है ना। और फिर एक बहुत सॉलिड तैयारी आप लोग मेरे साथ कर पाएंगे। जो बच्चे 21 में पेपर दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। सीसेट अच्छे से पढ़िए, जीएस अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से कीजिए, है ना। स्पेशल क्लासेस पे हम कुछ बहुत सॉलिड चीजें करेंगे 2022 के लिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा आने वाले दिनों में, है ना। यहीं पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2022 के लिए कुछ चीजें शुरू करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं बट आपको लगता है नहीं फाइनेंस इज अ कांस्टेंट, तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट दे सकते हैं। ये हर संडे को होता है ना, दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे। आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप, है ना, 1 से 3 रैंक लाते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। रैंक 4 से 10 लाने पे 75% का स्कॉलरशिप, 11 से 50 पे, है ना, 50% का स्कॉलरशिप, और 500 रैंक तक भी आप लाएंगे तो 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आप अदरवाइज भी वैसे अगर, है ना, प्लस ज्वाइन करना चाहें या जो पेड प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन करना चाहें, सब्सक्रिप्शन यानी कि, है ना, प्लस या आइकॉनिक 2 ऑप्शन होते हैं वहां पे, तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न। ग्रेट प्लेटफॉर्म क्यों है भैया? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप आज ज्वाइन करते हैं 2022 के लिए, है ना, तो अगले पूरे 1 साल में किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, है ना, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, किस टाइम पे पढ़ाएंगे, वो पूरा का पूरा प्लान अभी से तैयार है। मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा भी कि किस प्रकार से हमने प्लान किया हुआ है, कब आपको प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड चीजें पढ़ानी है, कब प्रीलिम्स के लिए अलग से रिवीजन करवाना है, कब मेंस के लिए अलग से, है ना, आपको बूस्टर कोर्स देना है। वो सारा पूरा एक, है ना, स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें, फाउंडेशन चीजें और कैप्सूल चीजें सब कुछ करवाई जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर रहेंगे आप, है ना। जीएस ऑप्शनल, सीसेट टॉप एडुकेटर्स के साथ आप कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं, डाउट सेशंस हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, है ना, एवरी सिंगल थिंग। एक सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा किसी भी टीचर की, कोई सी भी क्लास कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है ना। आप चाहें कि भैया पॉलिटी मुझे 2 टीचर से पढ़ना, आप 2 से पढ़िए, ज्योग्राफी 3 से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं, लाइव होने के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लासेस इंटरेक्टिव भी हैं, वहां पे इवन अब ऑडियो का भी फीचर है। आप रेज हैंड का बटन क्लिक करेंगे, टीचर आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप डायरेक्ट, है ना, वीडियो में, है ना, वीडियो चल रहा है और ऑडियो में आप टीचर से बात कर रहे होंगे, इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो ये काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं वहां पे। डीएल लाइव, है ना, कोड यूज करना है आपको, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी के भी बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न बेसिकली, है ना। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में या 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आप जो भी लेंगे उसमें आपको प्री कम मेंस का बैच, ऑप्शनल का बैच, टेस्ट सीरीज, बुक्स, गाइडेंस सब कुछ मिल रहा है ना। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, ठीक है, इनके टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपको अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज तो मिलेगा ही, साथ साथ मेरा भी टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगा, है ना। तो यू आर बेसिकली गेटिंग एवरीथिंग दैट यू नीड, है ना। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 49,000, 2 ईयर का कॉस्ट है 71,000, है ना। एंड 21 टेस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शनल के मिलेंगे, 80 टेस्ट आपको जीएस के मिलेंगे, जिसमें से 50 प्रीलिम्स के हैं, 30 मेंस के हैं, ठीक है। तो सब कुछ तो मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अनअकैडमी की तरफ से नोट्स मिलेगा, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीएससी एश्योर है आपके पास, मतलब अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन, है ना, टेक 1 मोर ईयर, है ना, दैट अनदर ईयर इज बेसिकली ऑन अस, ठीक है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप प्लस या आइकॉनिक कुछ भी लीजिए, जो भी चीजें अभी तक आपको बताई वो सारी चीजें प्लस में है। आइकॉनिक में उसके बियॉन्ड भी हम आपको हेल्प करेंगे, एक पर्सनल आपको मेंटर अलॉट करवा देंगे, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा आपका, तो यू विल गेट सर्टेन थिंग्स, है ना, विच इज बियॉन्ड रीच, ठीक है। तो प्लस आइकॉनिक ये सब आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 49,000 का है और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 72,000 का, अगर सिर्फ जीएस का ले रहे हैं, और जीएस प्लस ऑप्शनल का इज 49,000, आई टोल्ड यू। यहाँ पर आप कोड अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, है ना, चाहे आप प्लस ले रहे हो या आइकॉनिक ले रहे हो। कोड क्या है जी अपना, DN लाइव। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आपसे कोड पूछा जाए तो यही कोड वैलिड होगा, चाहे आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस का ले रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस का ले रहे हैं, या कोई सी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, दिस कोड इज वैलिड एवरीवेयर, है ना। चलिए, तो 25 तारीख से एक बैच हमने शुरू किया था, अगर आप चाहें या तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, या 1 तारीख से जो शुरू होने वाला है आप उन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन AIR1, है ना, ऐसा एक हम लोग यहाँ पर बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सीएससी मेंस के लिए। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या जो बाकी के बैचेस हैं आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।
कस्टमाइज भी कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है कि 7 मंथ्स, है ना, अभी से हम आपको क्या करवाएंगे जी, 7 मंथ्स हम आपको कितना, 7 मंथ्स यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करवाएंगे, है ना, प्री प्लस मेंस की, है ना। रॉक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा आपको। और इस 7 मंथ्स में, है ना, इस 7 मंथ्स में हम आपको एक बढ़िया सा बेस डेवलप करके देंगे। उसके बाद अप्रैल और मई का महीना, 2 मंथ हम आपको प्रीलिम्स का बूस्टर कोर्स करवाएंगे, पीटी 365 कोर्स, एक फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए। फिर 5 जून को आपका एग्जाम है ना, और 10 जून, है ना, 10 जून से लेकर 10 सितंबर तक हम आपको फिर मेंस की तैयारी करवाएंगे। 16 सितंबर से फिर आपके मेंस का एग्जाम है। तो पूरा प्लान यहाँ पर बना हुआ है, रेडी है। जरूरत है आपके एक फर्म डिसीजन लेने की, है ना, और जुट जाने की। देखो सारा किस डेट से, है ना, किस डेट पे कौन सा कोर्स शुरू होगा आपका, कौन से टीचर पढ़ा रहे होंगे, एवरी सिंगल थिंग इज मेंशन्ड, है ना, एवरी सिंगल थिंग इज मेंशन्ड। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो 1 सितंबर से जो बैचेस शुरू हो रहे हैं उनका सब डिटेल हमने अभी आपको रिलीज कर दिया है, ठीक है। गो, है ना, टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, ज्वाइन अस एंड बी रेडी फॉर अ वंडरफुल जर्नी, एंड वी आर हियर टू क्रैक इट, सो गिव योर बेस्ट, लेट्स क्रैक इट गाइस।